हाय बच्चों, वेलकम बैक क्लास। हम लोग ने वेक्टर चैप्टर स्टार्ट किया था। अभी तक हम लोगों ने देखा था कि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। सबसे पहले देखा था कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड, जिनकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है, ठीक है। और उस एग्जैक्ट वैल्यू को हमने बोला था मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो होगा, लेकिन उसमें भी दो केसेस हो सकते हैं कि उसके पास डायरेक्शन हो या फिर डायरेक्शन ना, ठीक है। जिन क्वांटिटीज के पास, जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन नो डायरेक्शन, दोज आर नोन एज स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज। उसके बाद जिन फिजिकल क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, उसमें भी हम लोगों ने कितने टाइप देखा था? दो टाइप। एरिनावास में, ठीक है। एक था मेरे पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, एक था मेरे पास टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट वाज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है एंड विच ओबेज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर नोन एज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और उसके बाद ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है एंड विच डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आर नोन एज टेंसर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। खैर, इस बार हम लोग सिर्फ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की बात करना था, ठीक है। अब वेक्टर और टेंसर का ये जो मैंने आपको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है, इसका थोड़ा सा आपको सेंस बताया था। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मतलब क्या सर? एक ऐसा एडिशन जिसका एडिशन में जो रिजल्ट जो रहेगा, जो रिजल्टेंट जो आएगा, वो आपके डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा कि वो क्वांटिटीज को आपने किस डायरेक्शन में ऐड किया। समझ रही ना बात? ठीक है। हाँ, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि अगर मैं फोर्स को यहाँ पे 10 न्यूटन रखूं, यहाँ पे 10 न्यूटन रखूं, तो रिजल्टेंट 0 होगा। अगर दोनों को मैंने सेम डायरेक्शन में 10 न्यूटन रखा होता तो रिजल्टेंट मेरे पास 20 न्यूटन होता। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं करंट यहाँ पे 10 एम्पियर भेज रहा हूँ और यहाँ पे 10 एम्पियर भेज रहा हूँ, तो रिजल्टेंट मेरे पास कितना रहेगा? 20 एम्पियर। या मान के चलो अगर मैं दोनों को सेम डायरेक्शन में अगर 10 एम्पियर भी भेज रहा होता तो भी मेरे पास रिजल्टेंट कितना रहता? 20 एम्पियर। क्या इसके पास मैग्नीट्यूड है? हाँ। क्या इसके पास डायरेक्शन है? हाँ। और इसका एडिशन क्या डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है? हाँ। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर्स। क्या इसके पास मैग्नीट्यूड है? हाँ सर। क्या इसके पास डायरेक्शन है? हाँ सर। क्या इसका एडिशन डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है? नहीं सर। ऐसे को हम लोग क्या बोलते थे? टेंसर्स। सर हमारी बात, तो हम लोग को फिलहाल पढ़ना है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और एक बार चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद बता दूंगा कि वेक्टर्स, अगर आपको समझना है कि वेक्टर मेरे पास एक्ट कैसा होता है, तो सबसे सिंपल टाइप ऑफ वेक्टर्स हम लोग पढ़ने वाले, जो उसका एग्जांपल पढ़ने वाले, दैट विल बी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो कहीं कहीं पे हम वेक्टर को फोर्स के टर्म्स में समझेंगे या फिर कहीं कहीं पे हम लोग उसको डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में समझेंगे। समझ में आ रही बात? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है। कैसी फिजिकल क्वांटिटी? वेक्टर। दोनों के पास मैग्नीट्यूड है, दोनों के पास डायरेक्शन। समझ में आ रही ना बात? ठीक है। क्या होती है ये दो क्वांटिटीज, हम लोग आगे मैं आपको समझाते रहूंगा, ठीक है ना। फिलहाल आज ये जो हल्ला हम लोग ने मचा रखा था कि भाई व्हाट इज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, आज हम पहले वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालिएगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिसके बारे में इतना भाई कहाँ सुन हो गए थे कि क्या है भाई साहब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आज हम पहले वो पढ़ेंगे। हेडिंग डालिएगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब सुनिए भाई, हर चीज की मैंने आपको दो टाइप बताए, समझ ही गए होंगे, हो ही समझदार आप लोग। दो टाइप के वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन देखेंगे आगे इसमें। दो टाइप के वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन देखेंगे। एक होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, दूसरा होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अरे सर यार, यहाँ पे भी दो चीज, लेकिन खुशी की एक बात बताओ, ये दोनों एक्चुअली है एक ही चीज, बस थोड़ा सा फेरबदल हो जाएगा। और ये इसमें एक लॉ से ही दूसरा लॉ डिराइव होने वाला है, ठीक है। तो हम लोग को फिलहाल सिर्फ एक ही लॉ ढंग से पढ़ना है, उसी से हम लोग दूसरा लॉ भी बता देंगे, ठीक है। तो कुछ भी नई चीज नहीं रहेंगी, वो सेम फर्स्ट लॉ के समान ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो एक होता है मेरे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, एक होता है मेरे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। अब आपको समझ में आ रहा होगा, एक जगह ट्रायंगल दिया है, एक जगह पैरेललोग्राम दिया है, मतलब इन्हीं से कुछ रिलेटेड होगा। यहाँ पे कुछ ट्रायंगल से रिलेशन होगा, यहाँ पे कुछ पैरेललोग्राम से रिलेशन होगा। एकदम सही बात, ऐसा ही कुछ रिलेशन है। अब देखो वो है क्या। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है वो समझो, ठीक है। फिलहाल आज हम लोग सिर्फ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन देखेंगे, कल का हम लोग देखेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन? देखिए, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलता है कि मान के चलो एक भाई साहब राम थे, राम जी पॉइंट ए से चलना शुरू करते और पॉइंट ए से चलते चलते वो पॉइंट बी तक पहुंच गए। कहां तक पहुंच गए? पॉइंट बी तक। आ रही है इसमें? उसके बाद पॉइंट बी से चल के वो पहुंच गए पॉइंट सी तक।
पॉइंट बी से वो कहाँ पहुंच गए, पॉइंट सी पे। तो राम ने भाई साहब ने पॉइंट ए पे शुरू किया था, ए से बी पे गए, बी से सी पे गए। अरे इसमें अच्छा यहाँ पे स्टार्ट ए से कर रहे हैं, एंड बी पे कर रहे हैं, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ए बी वेक्टर। बहुत बढ़िया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन याद होगा ना, ए बी वेक्टर बोलेंगे हम इसको। वैसे यहाँ पे स्टार्ट बी से हो रहा है, एंड सी पे हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी सी वेक्टर। आर्यस मैम, ठीक है। तो कोई भी दूसरा आदमी जो रहेगा उसको बाहर वाले आदमी को क्या दिखाई देगा, हाँ भाई सही बात है, राम भाई ने ए से शुरू किया था, फिर बी पे गए, फिर सी पे गए। इसका मतलब राम भाई ने एक्चुअली स्टार्ट कहां पे किया था, सर ए पे स्टार्ट किया था, और फाइनली एंड कहां पे किया, सर सी पे किया। आर्यस में तो एक्चुअली स्टार्ट उन्होंने ए पे किया था और फाइनली एंड सी पे किया था, ठीक है। आर्यस में तो ए से बी और बी से सी जाने पे मैं रिजल्टेंट बोल सकता हूं कि राम भाई ए से सी तक गए थे। आर्यनवास में वो ए से बी गए, बी से सी गए, तो रिजल्टेंट कितना गए, ए से सी तक। हमारी बात कहां से कहां तक गए, ए से सी। हमारी बात ठीक है। तो स्टार्ट ए पे किया और फाइनली एंड सी पे किया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ए सी वेक्टर। इसको मैं क्या बोलूंगा, ए सी वेक्टर। अब आप समझ में आई गया आपको, ए से बी गए, बी से सी गए, तो रिजल्टेंट कितना गए, ए से सी। इसका मतलब ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, रिजल्टेंट कितना दे रहे हैं मुझे, ए सी वेक्टर। रिजल्टेंट कितना दे रहा है मुझे, ए सी वेक्टर। और भाई साहब इसी को पेश करते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। समझ में आ रही बात, यही चीज को कहते हैं हम लोग ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक आप अच्छे से नोट डाउन करिए, फिर इसका अपन लोग स्टेटमेंट लिखते हैं बढ़िया से, ठीक है। स्टेटमेंट लिखिएगा, द वेक्टर सम ऑफ, सिंपली ऐड नहीं कर रहे, कैसे ऐड कर रहे, वेक्टोरियली ऐड कर रहे। द वेक्टर सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, द वेक्टर सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल gives me the third side of the triangle, ठीक है। ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। द वेक्टर सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल gives me the third side of the triangle। हमारी बात ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने ऐसे लिखा था तो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कैसा सम, क्या स्केलरली ऐड कर रहे क्या, नहीं सर, वेक्टरली ऐड कर रहे। हमारी बात डायरेक्शन के साथ ऐड किया जा रहा है भाई साहब, ठीक है। तो वेक्टर सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल गिव्स मी थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। इसी भाई साहब को अपन लोग बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। वैसी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है हम लोग कल देखेंगे, फिलहाल इसी को थोड़ा सा और अच्छे से देखें। हमारी बात अच्छा, आपको एक बात याद रहेगा, जैसे कि ये है मेरे पास ए बी वेक्टर, स्टार्ट कहां से कर रहा है, ए पे, एंड कहां पे कर रहा है, बी पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट को एक और नाम क्या देते हैं हम लोग, पूछ सर, पूछ, टेल। और एंडिंग पॉइंट को एक और नाम हम लोग क्या देते हैं सर, हेड। हमारी बात तो B इज हेड, A इज टेल फॉर ए बी वेक्टर। वैसे जब मैं बी सी वेक्टर की बात कर रहा हूं तो B इज टेल, C इज हेड। हमारी बात ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप अच्छे से देखो कि जिन दो वेक्टर्स को मैं ऐड कर रहा हूं, कौन से को ऐड कर रहा हूं, ए बी और बी सी, जिन दो वेक्टर्स की ऐड कर रहा हूं मैं, पहले का हेड ठीक है, पहले का हेड जो आ रहा है वो दूसरे का टेल रहेगा। पहले का जो हेड है वो दूसरे का टेल रहेगा। समझो, पहले वेक्टर का जहां पे हेड है, मतलब पहले वेक्टर का जहां पे एंडिंग पॉइंट है, दूसरे का वो टेल है, मतलब दूसरे का वो स्टार्टिंग पॉइंट है। समझ बात। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन आप तब लगाते हो जब ये कंडीशन सैटिस्फाई आती है। बड़ी बदबूदार कंडीशन है सर, पहले का हेड दूसरे के पूंछ के पास है। हमारी बात। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कब बता सकते हैं, जब फर्स्ट वेक्टर का हेड और सेकंड वेक्टर का टेल क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। क्या कर रहा है सर, कोइंसाइड कर रहा है। हमारी बात ठीक है। तो ये जरूर देख लेना किसका हेड किसकी टेल से जाके मिल रहा है, ठीक है। बस ये तो अपन लोग मैथमेटिकली बोल रहे हैं सर, बस अपन लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बार बोलना जरूरी है, इस वजह से आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, फिजिक्स में अगर आपने कोई भी चीज रटने की कोशिश की तो वहां पे आप लोग हार जाओगे, ठीक है। फिजिक्स वहां से टफ होने लगेगी। सिर्फ फिजिक्स को समझो कि वो क्या है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मुझे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन समझना था तो मैं उसको डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से समझ रहा हूँ। कैसे समझ रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट कि ए से बी गया, बी से सी गया, तो रिजल्टेंट में कहां से गया? ए से सी। समझ रही बात? जैसे कि मान के चलो अगर मैंने आपको ऐसा डायग्राम दिया होता, मान के चलो ये है मेरे पास डी ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंगल लॉ आप क्या बोलोगे वो समझो। सबसे पहले देखो कि वेक्टर्स है कैसे, उनको लिखा कैसा क्या है, ठीक है। दिस इज डी ई, ठीक है, डी से स्टार्ट कर रहा है, ई पे एंड कर रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? डी ई वेक्टर। ई से स्टार्ट हो रहा है, एफ पे जा रहा है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ई एफ वेक्टर। डी से स्टार्ट हो रहा है, एफ पे जा रहा है, सो दिस इज डी एफ वेक्टर। समझ रही बात? तो इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कैसे बोलेंगे समझो। कहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं? सर डी से स्टार्ट कर रहा हूं, फिर डी से मैं कहां पे जा रहा हूं? ई पर, ई से कहां पे जा रहा हूं? एफ पर, तो रिजल्टेंट कहां से कहां पे गया? डी से एफ पर। समझ रही बात? समझा नहीं समझा? तो यहां पे ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या हो रहा है? डीई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर, डीई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी एफ। समझा नहीं समझा? ठीक है, डीई वेक्टर प्लस ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू डी एफ वेक्टर। तो देख लिया करो कि ये कंडीशन कहां पे सेटिस्फाई होती है। तुम्हारी बात ये, अगर इस चीज को बोलूं तो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कंडीशन क्या है कि एक का हेड और दूसरी की टेल, पहले का हेड दूसरी की टेल, ठीक है। वैसे अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या कंडीशन है? एक का टेल और दूसरी की टेल, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं, तो दिस इज नॉट द कंडीशन। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक का हेड और दूसरी की हेड, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? नहीं सर। अगर यहाँ पे देखूंगा तो एक की हेड और दूसरी की टेल, हाँ सर, यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ट्राइंगल लॉ में ऐसा लगा हमारी बात, ठीक है। अब मान के चलो मैं आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ। अब यहाँ पे रिजल्टिंग के पहले मैंने अलग से रेड शो कर रखा था, लेकिन हमेशा तो रेड शो नहीं किया जाएगा, तो इस बार खुद से गेस करो क्या है। दिस इज जी एच आई, जी एच आई। खुद से गेस करिए आप कैसे करेंगे इसको ट्राइंगल लॉ में। हाँ भाई, सबसे पहले तो वेक्टर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ये वेक्टर को अगर मैं लिखूं नीचे लिखूं तो एच से स्टार्ट हो रहा है, जी पे जा रहा है, सो दिस इज एच जी वेक्टर। इसको देखूंगा तो स्टार्ट एच से हो रहा है, एंड आई पे आ रहा है, सो दिस इज एच आई वेक्टर। स्टार्ट आई पे हो रहा है, एंड जी पे हो रहा है, सो दिस इज आई जी वेक्टर, ठीक है। हाँ भाई, कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हेड और टेल मिलना चाहिए था, ठीक है। कहाँ पे हेड और टेल मिल रहा है? क्या यहाँ पे हेड और टेल मिल रहा है क्या? नहीं सर, यहाँ पे एक का टेल और दूसरी की टेल मिल रही है, दिस इज टेल टेल। यहाँ पे हेड और टेल मिल रहा है क्या? नहीं सर, दिस इज हेड हेड। यहाँ पे मेरे पास हेड और टेल मिल रहा है क्या? हाँ सर, दिस इज हेड टेल। तो मेरे पास कंडीशन यहाँ से आ गई। इसका मतलब एच आई वेक्टर प्लस आई जी वेक्टर इज इक्वल टू एच जी वेक्टर। एच आई वेक्टर प्लस आई जी वेक्टर इज इक्वल टू एच जी वेक्टर। हमारी बात, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन होता क्या हुआ आपको समझ में आ गया। और वो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि पहले का हेड दूसरे की टेल के पास होना चाहिए। समझा नहीं समझा? ठीक है, गुड। अभी क्लास देखिए, हम लोग ने ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख रखा था, ठीक है। अब एक छोटा सा सब टॉपिक पढ़ते हैं जिसको अपन लोग बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। ट्राइंगल लॉ को आगे और पढ़ने के लिए हम लोग एक छोटा सा सब टॉपिक देख रहे हैं जिसको अपन लोग बोल रहे हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। नाम ही काफी कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। हमारी बात, ठीक है। अब अगर आप लोग को याद होगा तो वेक्टर कैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है? एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, समझ बात। और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी गौर करने वाली बात यह है कि वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होना चाहिए, समझ बात। दोनों चीजें होनी चाहिए,
हमारी बात। अब मान के चलो मेरे पास एक वेक्टर है ए बी वेक्टर। क्या वेक्टर है? ए बी वेक्टर, जिसकी लेंथ है मान के चलो 5 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। समझ आ रही बात? ठीक है। हाँ, अब अगर मैं आपको अच्छे से देखो, अगर आपको याद होगा, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था लेंथ ऑफ द वेक्टर, सॉरी लेंथ ऑफ एरो, लेंथ ऑफ एरो जो था वो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देता था, वो मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देता था। ठीक है, तो अगर लेंथ ज्यादा है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ज्यादा है, लेंथ कम है मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कम है। हमारी बात। तो लेंथ से मुझे पता चलता था कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स मी, याद होगा आप लोगों को जो डायरेक्शन ऑफ एरो जो था वो मुझे एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिव्स मी एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। इसका मतलब अगर मैंने डायरेक्शन यहां पे शो कर रखा है मतलब वेक्टर एक्चुअली यहां पे आ रहा था। ठीक है, इस साइड में मेरे पास वेक्टर डायरेक्टेड था। समझ बात। और लेंथ 5 सेंटीमीटर मतलब लेंथ बता रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आ रही इसमें। तो मान के चलो अगर मैंने एक ऐसा बनाया होता वेक्टर सी डी वेक्टर जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर, तो अच्छे से देखो ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। अगर एक दूसरे के पैरेलल है इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों वेक्टर्स का भी डायरेक्शन सेम है। अगर उनके एरो का डायरेक्शन सेम है मतलब दोनों के वेक्टर्स का डायरेक्शन भी सेम है। ठीक है, लेकिन ए बी की लेंथ कितनी थी सर? 5 सेंटीमीटर। सी डी की लेंथ कितनी थी सर? 7 सेंटीमीटर। मतलब किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है सर? सर सी डी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि उसकी लेंथ ज्यादा है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ एरो मुझे बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरो बताता है मुझे एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है सर, यहां तक बात समझ आ गई? वेरी गुड। ठीक है, मतलब मुझे ये बात समझ में आ गई सर कि किसी भी वेक्टर में दो चीजें रहेंगी, एक तो रहेगा मैग्नीट्यूड, दूसरा रहेगा डायरेक्शन। ठीक है, मान के चलो हाँ ये बच्चों, हमारे पास ए बी वेक्टर आया था जिसका डायरेक्शन ये था और लेंथ कितनी थी मेरे पास? 5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या देखा था कि लेंथ ऑफ एरो गिव्स मी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स मी एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ठीक है ना? अब सुनो, इसका मतलब किसी भी वेक्टर के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैं वेक्टर के साथ कुछ भी करूं, समझ बात, मैं वेक्टर के साथ कुछ भी करूं प्रोवाइडेड मैंने उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया है, मैंने उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया है। ठीक है, अगर मैं वेक्टर के साथ कुछ कर रहा हूं, ठीक है, मैं वेक्टर के साथ कुछ भी कर रहा हूं प्रोवाइडेड मैंने उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया है, मैंने उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि वेक्टर भी चेंज नहीं हुआ है? ऑब्वियस ही बात, होती दो चीजें सर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर आपने मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं किया, डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया, तो वेक्टर कहां से चेंज हुआ होगा सर? ठीक है, अब सुनो, इस थॉट पे मैं क्या कर रहा हूं समझो। मान के चलो मैं ए बी वेक्टर को यहां से उठा के यहां पे रख देता हूं, यहां से उठा के मैंने यहां पे रख दिया, सच दैट जो डायरेक्शन इनिशियली था अभी भी वही डायरेक्शन है और जितना लेंथ इनिशियली था अभी भी उतनी ही लेंथ है। मेरी बात सुनो अच्छे से, ए बी वेक्टर को उठा के मैंने यहां से कहीं और रख दिया प्रोवाइडेड जो डायरेक्शन इनिशियल था अभी भी वही डायरेक्शन है और जितनी लेंथ पहले थी अभी भी उतनी लेंथ। ये तो क्या जितनी लेंथ पहले थी अभी भी उतनी लेंथ है, इसका मतलब जितना मैग्नीट्यूड पहले था अभी भी उतना ही मैग्नीट्यूड है। ठीक है, उसके सिवा जो पहले डायरेक्शन था क्या अभी भी वही डायरेक्शन है, इसका मतलब जितना पहले मैग्नीट्यूड था अभी भी वही मैग्नीट्यूड, जो पहले डायरेक्शन था अभी भी वही डायरेक्शन। तो क्या वेक्टर चेंज हुआ होगा क्या? नहीं सर। हमारी बात समझा नहीं समझा? इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर। क्या होता है पैरेलल शिफ्ट? कि मैं किसी भी वेक्टर को उठा के कहीं पर भी रख सकता हूं प्रोवाइडेड मैंने उसकी लेंथ भी चेंज नहीं की और मैंने उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं किया। अब क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं किया मतलब ये तो एक दूसरे से पैरेलल रहेंगी, इस वजह से इसको मैं बोलता हूं पैरेलल शिफ्ट। इस वजह से मैं इसको क्या बोलता हूं? पैरेलल शिफ्ट। समझ बात? तो पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स क्या है? किसी भी वेक्टर को हम लोग पैरेलली उठा के कहीं पर भी और रख सकते हैं प्रोवाइडेड उसका लेंथ भी चेंज ना हुआ हो और उसका
डायरेक्शन भी चेंज ना हो। समझ में आ रही बात? समझा नहीं समझा? ठीक है, दिस इज नोन एज पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही सर पैरेलल शिफ्ट ऑफ वेक्टर्स। और ये जो है वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, कल इसको अपन लोग और थोड़ा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। समझ में आ रही ना बात? कोई भी दिक्कत है बेझिझक आराम से मुझसे पूछो। ठीक है ना? चलो।